जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार प्रत्युष क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम बिहार एसएससी सीजीएल 4 एएसओ के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और ये सेट जो है वो सेट नंबर 9 है। इससे पहले और 8 करा चुके हैं, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा। और इसमें हम टोटल 150 सवाल कराएंगे, जिसमें से 75 जीके जीएस रहेगा और 25 मैथ रहेगा और 50 सवाल रीजनिंग का रहेगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये जो है वो हो जाएगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। हीराकुंड बांध विश्व में सबसे लंबा बांध है। और हीराकुंड बांध की बात करें तो 4800 मीटर है इसकी लंबाई और उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है ये। और उत्तराखंड में स्थित टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है टिहरी बांध का, ये याद रखिएगा। और पंजाब में भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। तो ये भाखड़ा नांगल के बारे में याद रखिएगा। और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। और भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है वो डीवीसी नदी है, ये याद रखिएगा। और डीवीसी की स्थापना 1948 में हुआ था। दामोदर नदी घाटी परियोजना इसको बोलते हैं। आगे है अगला सवाल, 2 नंबर में कह रहा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। तो ये जो है दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, ये हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, नई दिल्ली। और दिल्ली रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। और अनंगपाल तोमर ने दिल्ली का स्थापना किया था, ये याद रखिएगा। और 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई है, महाराष्ट्र, मुंबई हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है और इसकी बगीचों का शहर इसे कहा जाता है। बगीचों का शहर इसे कहा जाता है बेंगलुरु को। ऑप्शन इसका आंसर ये हो जाएगा 2 का। आगे सवाल है 3 नंबर में कह रहा है, महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है वो हो जाएगा रेगूर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, रेगूर। और काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है और फिर इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। आगे सवाल है, आबनूस, महोगनी और शीशम के पेड़ किस प्रकार के जंगल का हिस्सा है? तो ये जो पेड़ है वो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाई जाने वाली जो मुख्य वृक्ष की प्रजातियां हैं उसके बारे में बता देते हैं। तो याद रखिएगा, रोजवुड हो जाएगा, महोगनी है, एनी है, आबूसन है, आर्किड है, सिनकोना है, ये सब। और फिर रोजवुड, ये सब जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि कौन सा युग्म है जो कि गलत है, ये बोल रहा है। तो ये हो जाएगा बेवर, बिहार। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। और स्थानांतरित कृषि संबंधित बेवर बिहार राज्य सुमेलित नहीं है, यही गलत है। और फिर स्थानांतरित कृषि को विभिन्न देशों तथा क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो बेवर जो है वो मध्य प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पे एमपी होना चाहिए, मध्य प्रदेश, ये सही होगा बेवर। और स्थानांतरित कृषि में से मृदा अपरदन और वनों का हानि पहुँचता है, ये याद रखिएगा। और पर्यावरण की दृष्टि से झूम खेती हानिकारक है, ये भी। आगे सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है? तो ये जो है वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, मध्य प्रदेश। और दक्कन का पठार ज्वालामुखीय बेसाल्ट चट्टानों से बना है और यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के महाराष्ट्र के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और दक्कन का पठार जो है, दक्कन का पठार में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित कई राज्य शामिल है, ये सब याद रखिएगा। 7 नंबर सवाल में कह रहा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो साक्षरता दर सबसे कम जो है वो हो जाएगा बिहार। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, बिहार।
और 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर 61.80% है। और 2011 की जनगणना के अनुसार देश का साक्षरता दर जो है वो 74.04% है। और वहीं सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य है वो केरल हो जाएगा, याद रखिएगा। केरल जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य है। आगे सवाल देखते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, मैकमोहन रेखा। और डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, डुरंड रेखा। और फिर रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के सीमा पर भी है, रेड क्लिफ रेखा, ये सब याद रखिएगा। और इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है और भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। और LOC का निर्धारण शिमला समझौता के द्वारा 1972 में किया गया था। और LAC सीमा रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच में है, तो ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल 9 नंबर में है, गंगा के मैदान को एक और रूप में वर्णित किया गया है। तो गंगा के मैदान को जो वर्णित किया गया है वो किया गया है जियोसिंक्लाइन। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। और वहीं गंगा नदी की बात करें तो 2525 किलोमीटर भारत में बहता है गंगा नदी, ये याद रखिएगा। आगे सवाल देखते हैं। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो ये जो खनिज है ये हो जाएगा टाइटेनियम का। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, टाइटेनियम का। और इल्मेनाइट अयस्क से टाइटेनियम प्राप्त किया जाता है। और कुछ बात करें तो थोरियम, बेरिलियम, जिरकॉन, सुरमा और ग्रेफाइट ये सब जो है प्राप्त किया जाता है, ये सब ग्रेफाइट से प्राप्त किया जाता है। और थोरियम मुख्य रूप से मोनोजाइट और लिग्नोमोनाइट से प्राप्त होता है, ये याद रखिएगा। और केरल के समुद्री तट के बालू से थोरियम प्राप्त किया जाता है। आगे सवाल है 11 नंबर, ये जो है वो मैथ का है, इसका आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। आप PDF डाउनलोड करके बना लीजिएगा, इसका PDF हम टेलीग्राम पे दे देंगे। और 12 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 के आंसर सी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे सवाल है 13 नंबर, तो 13 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 के आंसर। और 14 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 के आंसर। और 15 की बात करें तो 15 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, 15 के ए। और 16 में कह रहा है यकृत अग्नाशयी वाहिनी ग्रहणी में खुलता है और वहन करता है। तो ये जो वहन करता है ये करता है पित्त और अग्नाशयी रस का। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, पित्त और अग्नाशयी रस का वहन करता है। और इसके बारे में बात करें तो अग्नाशय ठोस होता है और इसमें जल निकासी नलिकाएं होता है अग्नाशय में। आगे सवाल है प्रजनन विभिन्न प्रकार का होता है, किसी जीवधारी द्वारा अपनाया जाने वाला जनन का प्रकार निर्भर करता है। तो ये जो निर्भर करता है वो हो जाएगा, ये हो जाएगा जीवधारी के आवास, कार्यकी और आनुवंशिक संरचना पर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। और कुछ इसके बारे में बात करें तो नए जीवधारी को उत्पन्न करने के लिए प्रजनन कई प्रकार का होता है, जैसे कि अलैंगिक प्रजनन जिसमें केवल एक जनक संतान उत्पन्न करने में भाग लेता है। और एक होता है लैंगिक जनन, एक अलैंगिक प्रजनन होता है और दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन जिसमें विभिन्न आनुवंशिक संगठन वाले दो जनक भाग लेता है, ये याद रखिएगा। और नर युग्मक जिन्हें शुक्राणु कहा जाता है और नर जनक द्वारा निर्मित होता है। और मादा युग्मक जिन्हें अंडे कहा जाता है और मादा जनक द्वारा निर्मित होता है, तो ये सब याद रखिएगा। और शुक्राणु अंडे के साथ मिलकर युग्मज बनता है, इस प्रक्रिया से निषेचन होता है, ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल है 18 नंबर में कह रहा है SI पद्धति में सर्वात्रिक गैस नियतांक R का मात्रक क्या है? तो इसका जो मात्रक है वो हो जाएगा जोलेक मान, ये हो जाएगा जूल केल्विन मोल हो जाएगा। ऑप्शन ए सी आंसर हो जाएगा इसका, जूल जो है केल्विन पर पावर -1 होगा। और आगे बात करें तो आगे सवाल देख लेते हैं क्या है। 19 नंबर में कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में परवलयाकार मार्ग पर चलता हुआ एक विस्फोटक गोला जब विस्फोटित होता है तो इसके टुकड़ों का द्रव्यमान केंद्र चलता रहेगा।
तो ये जो चलता रहेगा वो हो जाएगा मूल परवलयाकार मार्ग पर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। और इसका मूल पथ हमेशा परवलयाकार ही रहता है, ये याद रखिएगा। आगे सवाल है 20 नंबर, कह रहा है ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः 4f कक्षकों में भरे जाते हैं क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है लैंथेनॉइड। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, लैंथेनॉइड। और लैंथेनॉइड में 57 से लेकर के 71 तक परमाणु संख्या वाला तत्व रहता है। और लैंथेनाइड भारी मृदा धातु है। और लैंथेनाइड का प्रथम तत्व सीजियम है, Ce58, याद रखिएगा। आगे सवाल देखते हैं क्या है। आगे सवाल में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कह रहा है कौन सा कथन गलत है। तो ये हो जाएगा फ्लोरीन की अपेक्षा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम ऋणात्मक है। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, इसका बी होगा। और मरकरी कमरे के तापमान पर एक द्रव्य धातु है, ये याद रखिएगा। और मरकरी का परमाणु संख्या 80 होता है। आगे सवाल 22 नंबर में क्या है देखते हैं। ये रीजनिंग मैथ है तो इसका आंसर बताते हैं। 22 का आंसर सी हो जाएगा, आप PDF डाउनलोड करके बना लीजिएगा। 23 की बात करें तो 23 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23 के आंसर। और 24 के हो जाएगा, 24 के आंसर बी हो जाएगा, बी आंसर 24 के। और 25 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 के आंसर। और 26 की बात करें तो 26 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 26 के। और 27 की बात करें तो 27 का हो जाएगा, 27 के ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, ए। और 28 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 28 के आंसर ए। और 29 की बात करें तो 29 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 29 के आंसर डी। और 30 की बात करें तो 30 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 के आंसर सी। और 31 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 31 के आंसर। 32 नंबर सवाल में कह रहा है निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है। तो कौन सी बागान फसल नहीं है ये बोल रहा है। तो ये हो जाएगा मोटे अनाज, मोटे अनाज, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। और कुछ बात करें तो ज्वार का ज़्यादातर उपयोग डबल रोटी के उत्पादन के लिए होता है, याद रखिएगा, ज्वार का। और चाय, तंबाकू, कॉफ़ी उत्पादक फसल के वर्ग में आता है। और 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम का स्थापना हुआ था, ये भी याद रखिएगा, 1963 में राष्ट्रीय बीज का स्थापना हुआ था। आगे सवाल है बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है। तो ये जो बांध है वो हो जाएगा जमुई में, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, जमुई। और नागी नकटी जलाशय प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और नागी नकटी पक्षी अभयारण्य को भारत का क्रमशः जो है वो 81वें और 82वें रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है, यानी कि नागी को 81वां और नकटी को 82वां रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। आगे सवाल देखते हैं अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है ये निकलता है सोन और नर्मदा, दोनों नदी निकलता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, सोन और नर्मदा नदी दोनों निकलता है। और अमरकंटक छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर है। और अमरकंटक के उत्तर की ओर सोन नदी और पश्चिम की ओर नर्मदा नदी निकलता है। आगे सवाल है निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ब्रिटिश कोलंबिया। और ब्रिटिश कोलंबिया प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। और ब्रिटिश कोलंबिया की विक्टोरिया है। और कुछ बात करें तो यह कनाडा का एक प्राप्त है जो कि कनाडा का पश्चिमी तट पर स्थित है। आगे सवाल है भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार है। तो ये जो संपत्ति का अधिकार है वो हो जाएगा कानूनी अधिकार, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, कानूनी अधिकार। और संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में मौलिक अधिकार था, जिसको कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा भाग 7 के अनुच्छेद 300 का ए में शामिल कर दिया गया है। और फिर मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। और मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। और मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे सवाल है 37 नंबर केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है। तो ये जो विस्तृत करता है वो संसद, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, संसद।
और कुछ बात करें तो संविधान, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूची दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये सब याद रखिएगा। और सर्वप्रथम 1919 के भारतीय शासन एक्ट के द्वारा केंद्रीय सूची और राज्य सूची का उल्लेख किया गया था, और 1935 के भारत शासन अधिनियम एक्ट के द्वारा समवर्ती सूची को जोड़ा गया था। आगे सवाल है, और इसके बारे में कुछ बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। तो ये सब याद रखिएगा। 38 नंबर सवाल में है, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? तो ये जो प्रस्ताव है वो हो जाएगा अविश्वास का प्रस्ताव, केवल 4 होगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध लाया जा सकता है, और अविश्वास का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरोध में जेबी कृपलानी ने लाया था, और सबसे अधिक बार अविश्वास का प्रस्ताव इंदिरा गांधी के विरुद्ध लाया गया है, 15 बार। ये याद रखिएगा, 15 बार इंदिरा गांधी के विरुद्ध लाया गया है अविश्वास का प्रस्ताव। आगे सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? तो ये जो है वो हो जाएगा सैन्य मामलों में अपील का, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, सैन्य मामला। और सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो आता है वो है संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, और है दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार, फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार, और एक है विशेष अनुमति से अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो ये चारों याद रखिएगा। और आगे सवाल देखते हैं क्या है। उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो ये जो है वो अनुच्छेद 137, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 137 के अंतर्गत आता है। और संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है, ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल है, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो ये जो सिद्धांत नहीं है वो हो जाएगा दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है, अनुच्छेद 72। और राष्ट्रपति मृत्यु दंड सहित किसी भी प्रकार के न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को कम कर सकता है या फिर क्षमा कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल द्वारा क्षमादान कर सकता है, राज्यपाल क्षमादान कर सकता है। आगे सवाल है, आगे जो सवाल है वो है रीजनिंग का, इसका आंसर बताते हैं। इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 42 का। आप पीडीएफ डाउनलोड करके बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाए 43 का आंसर डी हो जाएगा, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर दे देंगे। और 44 की बात करें तो 44 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44 के आंसर। और 45 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45 के आंसर। और 46 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 46 के आंसर। और 47 में जो कह रहा है वो है, कह रहा है एक परिघटना जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फैल में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? तो ये जो है वो अनिषेचक फलन, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, अनिषेचक फलन कहलाता है। और अनिषेचक फलन बिना निषेचन के बीज रहित फलों के निर्माण की प्रक्रिया है, ये याद रखिएगा। आगे सवाल है, वास डिफरेंस शुक्राशय से नलिका ग्रहण करती है तथा मूत्र मार्ग में इस रूप में खुलती है। तो ये जो है वो खुलता है स्खलन नलिका, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, स्खलन नलिका, याद रखिएगा। आगे सवाल है 49 नंबर, कह रहा है किसी आदर्श गैस को जो कि एक अचालक संग्राहक में रखा है को मुक्त रूप से निर्वात में फैलने दिया जाता है, निम्न में से क्या संभव है? तो ये जो संभव है ये हो जाएगा न तो इसकी आंतरिक ऊर्जा न ही तापमान में कमी अथवा वृद्धि होती है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। और तापमान से आदर्श गैस के अणुओं के गतिज ऊर्जा और वेग बढ़ जाता है, और स्थिर आयतन पर तापमान बढ़ने से दबाव बढ़ जाता है, ये सब याद रखिएगा। आगे जो सवाल है और कुछ बता देते हैं इसके बारे में। आगे सवाल है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 50 नंबर में जो कह रहा है वो है
निकॉल प्रिज्म में कैल्साइट क्रिस्टल का अपवर्तनांक सामान्यतः किरण के लिए 1.66 तथा असामान्य किरण के लिए 1.49 है। तो कनाडा बाल्सम का अपवर्तनांक होगा, तो इसका जो अपवर्तनांक होगा वो हो जाएगा 1.49 और 1.66 के मध्य। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। और कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में बताते हैं, जैसे कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, और फिर नीलम का अपवर्तनांक 1.77 होता है, बेंजीन का अपवर्तनांक 1.5 होता है, तो ये सब याद रखिएगा। और क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक 1.52 होता है, और तारपीन के तेल का अपवर्तनांक 1.472 होता है। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कोण SP² संकरण से संबंधित है? तो ये जो है वो हो जाएगा 120 डिग्री। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 120 डिग्री। औषध रसायन के लिए औषधों का सर्वाधिक उपयोगी वर्गीकरण है, तो ये जो है वो हो जाएगा लक्ष्य अणुओं के आधार पर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, लक्ष्य अणुओं के आधार पर। और आगे सवाल मैथ रीजनिंग का, इसका आंसर बताते हैं। 54 के आंसर 53 के आंसर सी हो जाएगा, 53 के आंसर सी। और 54 की बात करें तो 54 के आंसर डी हो जाएगा। और 55 के हो जाएगा, 55 के आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 55 के। और 56 की बात करें तो 56 के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 56 के आंसर। और 57 के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 57 के आंसर बी। और 58 की बात करें तो 58 के आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 58 के आंसर। और 59 के डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और 60 के आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 60 के आंसर। और 61 के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और 62 की बात करें तो 62 के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर, 62 के। और 63 नंबर में आइए क्या कहता है, देखते हैं। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता? तो ये जो है वो हो जाएगा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। और भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 में जो है वो आपातकाल से संबंधित है, याद रखिएगा। और भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 हो जाएगा। और राज्यों में, दूसरा में है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ये अनुच्छेद 356 हो जाएगा। और तीसरा है वित्तीय आपात, ये हो जाएगा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लगता है, तो ये सब याद रखिएगा। और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। आगे सवाल है, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सत्य है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। तो ये जो है वो जाएगा उनका कितना भी बार पुनः मनोनीत हो सकता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, उनका कितना भी बार पुनः मनोनीत किया जा सकता है, मनोनयन। और कुछ बात करें तो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। और फिर राज्यसभा के सदस्य 1 से अधिक बार निर्वाचित हो सकते हैं। और राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित किया गया है। और इसके बारे में कुछ बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। और राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। और राज्यसभा में एक तिहाई सदस्य 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अपना कार्यकाल पूरा करता है। और आगे सवाल देखते हैं क्या है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। और PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आगे सवाल है 65 नंबर, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह की बात करें तो ये था रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, इसी पर आधारित था। और एक याद रखिएगा, दीनबंधु मित्र नील दर्पण नाटक लिखे थे 1859 में। 1859 में दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण नाटक लिखा गया है। आगे सवाल है, 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये जो कारण था वो था अकाल की छाया। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, अकाल की छाया।
और दक्कन के क्षेत्र में 1875 से 79 के बीच में भारी अकाल आया था, ये याद रखिएगा। और दक्कन के विद्रोह का कारणों में से ऊंचा ब्याज दर और किसानों का शोषण, अधिक भू राजस्व की दर और अकाल आना, ये सब था इसका कारण। आगे सवाल देखते हैं। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। तो ये जो लक्ष्य था वो था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। और 1895 में स्वराज विधेयक बाल गंगाधर तिलक ने लाया था। और फिर स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के दौरान लोकप्रिय हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, ये याद रखिएगा। आगे सवाल है, दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबत ए खुदाई कहा था। तो नियाबत ए खुदाई दिल्ली में कौन सा सुल्तान बोला था, तो ये था बलबन। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, बलबन। और बलबन के बारे में याद रखिएगा, रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था बलबन। और अफसरिया की फारस का सूर्यवंश था, ये याद रखिएगा। और कुछ बात करें तो इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, इल्तुतमिश। आगे सवाल देखते हैं क्या है। कवि कालिदास किसके राजकवि थे। तो कवि कालिदास की बात करें तो ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और कुछ बात करें तो मेघदूत और ऋतु संहार, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम और फिर मालविकाग्निमित्रम, और ये सब जो है वो पुस्तक कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, ये याद रखिएगा। और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है जिन्हें हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। आगे सवाल देखते हैं। और एक याद रखिएगा, हर्षवर्धन प्राचीन उत्तर भारत का अंतिम महान शासक माना जाता है हर्षवर्धन को, यह हर्षवर्धन के बारे में। और बाणभट्ट ने हर्षचरित के लिखा, जो कि किसी राजा का भारत में प्रथम चरित पुस्तक है, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। आगे सवाल है, मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। तो ये जो केंद्र था वो था लाहौर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, लाहौर। और लाहौर मुगल काल में प्रशासनिक केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण था। और गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया था। और कुछ बात करें तो महाराजा रणजीत सिंह ने भी लाहौर को प्रशासनिक राजधानी बनाया था, रणजीत सिंह के बारे में याद रखिएगा। और अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा किया गया था, अमृतसर शहर की स्थापना। और अमृतसर शहर के लिए भूमि 500 बीघा गुरु रामदास की पुत्री बीबी भानी को अकबर ने दिया था। आगे सवाल है 71 नंबर, 71 नंबर में कह रहा है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित था। तो ये जो था वो था कनिष्क। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, कनिष्क। और चरक ने चरक संहिता की रचना किए थे। और फिर कनिष्क का शासनकाल जो है वो 78 से लेकर के 102 ईस्वी तक माना जाता है, ये याद रखिएगा। और कनिष्क के दरबार में नागार्जुन भी रहता था, और नागार्जुन जो है शून्यवाद के जनक थे नागार्जुन। और चंद्रगुप्त के दरबार में धनवंतरी रहता था। आगे सवाल है, सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। तो इसके समय लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल जो था वो था 1899 से 1905 तक इसका शासन था, लॉर्ड कर्जन रहा था। और बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया गया था। और बंगाल विभाजन लागू जो हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। और बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा 11 दिसंबर 1911 में किया गया था। और बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा 1911 में किया गया और लागू हुआ था, 1912 से लागू हुआ था। और बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल की बात करें तो 1884 से 1888 है, और इसके समय में कांग्रेस की स्थापना हुआ था। आगे सवाल जो है वो मैथ रीजनिंग का है, 73 के आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 73 के आंसर। इसका PDF डाउनलोड करके आप बना लीजिएगा। 74 के आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 74 के आंसर। और 75 के ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और 76 की बात करें तो 76 के आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 76 के आंसर। और 77 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, 77 के। 78 में आइए, कहता है 78 नंबर सवाल में, सबसे अधिक एवं सबसे कम जीन्स वाले मानव गुणसूत्र हैं क्रमशः। तो ये जो है ये हो जाएगा
गुणसूत्र 1 एवं 22, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और मनुष्य में गुणसूत्र 1 में सर्वाधिक जीन्स 2968 और 22 में सबसे कम जीन्स 231 होता है, ये याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। आगे सवाल है, वे जीव जो पौधों और पशुओं में रोग पैदा करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये जो है वो रोगजनक, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, रोगजनक। और रोगजनक बीमारियां उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव हैं जीवाणु, विषाणु, कवक, ये सब है। आगे सवाल है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति देखी जाती है? तो इलेक्ट्रॉन का तरंग प्रकृति जो देखा जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक विवर्तन द्वारा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक विवर्तन। और इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति है। लेंज का नियम निम्न में से किसके संरक्षण के लिए आवश्यक है? तो ये जो है वो हो जाएगा ऊर्जा के संरक्षण के लिए, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ऊर्जा। वातावरण के ऊपरी भाग में ओजोन की परत का क्षय होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो ये जो है जिम्मेदार वो हो जाएगा फ्रीऑन, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, फ्रीऑन। और ओजोन परत की बात करें तो ओजोन के लिए ज़्यादा CFC हो गया, ये सब हो गया, बहुत ही इससे बहुत हानिकारक होता है कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ये सब से। आगे सवाल है, आगे जो सवाल है वो है रीजनिंग का सवाल। 83 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, 83 के सी। और 84 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, 84 के। 85 के बी हो जाएगा। और 86 की बात करें तो 86 के ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। PDF इसका टेलीग्राम पे दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके बना लीजिएगा। 87 के ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। और 88 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 88 के। और 89 की बात करें तो 89 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 89 का आंसर बी होगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। और 90 की बात करें तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 91 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, 91 के। और 92 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 92 के आंसर। और 93 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? तो ये जो हुआ था वो हुआ था मंगलौर की संधि पर, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, मंगलौर की संधि। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के दौरान हुआ था। और हैदर अली ने निज़ाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया था। और कुछ बात करें तो 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली का मृत्यु हो गया था, ये याद रखिएगा। और आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बता देते हैं तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ था। और गवर्नर जो था वो हैरी वेरेस्ट था इसका गवर्नर। और संधि इसमें मद्रास की संधि हुआ था प्रथम में। और द्वितीय आंग्ल मैसूर में जो था वो 1784 से 80 हुआ था। और इसके गवर्नर जो था इस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। और संधि जो था वो मंगलौर की संधि हुआ था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1790 से 92 में चला था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसमें गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसका जो संधि था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हो गया था। और चौथी आंग्ल मैसूर जो था वो हुआ था 1799 में। और इसमें लॉर्ड वेलेजली वाइसराय था, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। और इसके तहत मैसूर पर अंग्रेज़ों का विजय हुआ और टीपू सुल्तान मारा गया था। याद रखिएगा 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान का मृत्यु हो गया था। आगे सवाल है 94 नंबर में, किस कहानी में लहना सिंह का प्रमुख पात्र है? तो लहना सिंह का जो है वो हो जाएगा उसने कहा था, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, उसने कहा था। और लहना सिंह उसने कहा था जो कि पंकज चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। उसने कहा था जो रचना है उसके बारे में। आगे सवाल है, किस राज्य ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना शुरू की है? तो ये हो जाएगा असम, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, असम। आगे सवाल है, मोहन चरण मांझी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं उड़ीसा के, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, उड़ीसा।
आगे सवाल है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये हो जाएगा 2025 को। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 2025 को घोषित किया है क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी का वर्ष। वर्ष 2024 के लिए साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ये किया है के वैशाली को। ऑप्शन ए आंसर है इसका, के वैशाली को मिलेगा। आगे सवाल है, किस देश में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2025 में अतिथि देश के रूप में भारतीय प्रधानमंत्री ने भाग लिया? तो ये जो था आयोजित हुआ था कनाडा में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, कनाडा। और 51वां G7 का शिखर सम्मेलन आयोजन कनाडा में किया गया है, कनाडा के कनन सक्सी में। और कुछ बात करें तो 52वां जी शिखर सम्मेलन जो होगा 2026 में होगा ये, और ये जो आयोजित होगा वो फ्रांस में होगा। फ्रांस में 2026 में 52वां जी शिखर सम्मेलन G7 का। आगे सवाल है, विश्व में नाइट्रस का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन सा देश बना है? तो ये जो बड़ा देश बना है वो हो जाएगा भारत। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, अपना प्यारा भारत, याद रखिएगा। और नाइट्रस ऑक्साइड का जी बात करें तो इसका सूत्र होता है N2O होता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है। और आगे सवाल देखते हैं, ग्रीष्मकालीन विशेष ओलंपिक खेल 2027 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये जो आयोजित किया जाएगा वो किया जाएगा चिली में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, चिली। और ये बहुत ही VVI सवाल है, ये याद रखिएगा इसके बारे में। आगे सवाल है 102 नंबर में है, म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जो जीता है वो सरबजोत सिंह जीता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और आगे अब 103 नंबर में मैथ रीजनिंग है, इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर होगा। 104 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा 104 के आंसर, और 105 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका PDF टेलीग्राम पे दे देंगे, आप डाउनलोड करके बना लीजिएगा। 106 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और 107 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 107 के आंसर। और 108 में कह रहा है, एक वायरल संक्रमण में एक सेल द्वारा उत्पादित पदार्थ जो अन्य कोशिकाओं को आगे के संक्रमण से बचा सकता है। तो ये जो बचा सकता है वो इंटरफेरॉन। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, इंटरफेरॉन। और इंटरफेरॉन साइटोकिनिन से संबंधित है, इंटरफेरॉन, ये याद रखिएगा। और यह एक प्रोटीन है जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली की भूमिका को बढ़ाता है। और हिस्टामिन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि भड़काऊ प्रक्रिया में शामिल है। और इंटरफेरॉन की खोज जो किया था वो एलिक इसाक और जीन लिंडेमैन के द्वारा किया गया था 1957 में इसका खोज। आगे सवाल है 109 नंबर में, स्मैक किस दवा से प्राप्त होता है? तो स्मैक की बात करें तो ये प्राप्त होता है पैपेवर सोमनीफेरम। ऑप्शन ए आंसर है इसका, पैपेवर सोमनीफेरम की टैबलेट से। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। और हेरोइक एक सफ़ेद गंधहीन कड़वा क्रिस्टलीय यौगिक है, हेरोइन जिसको शुगर बोलते हैं, ये याद रखिएगा। आगे सवाल है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। आगे सवाल 110 नंबर में कह रहा है, एक आवर्धक लेंस का प्रयोग इसलिए किया जाता है जिससे कि देखे जाने वाले बिंब को सामान्य निकट बिंदु की अपेक्षा नेत्र के अधिक समीप लगाया जा सके। इसके फलस्वरूप जो होता है वो होता है बिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण बड़ा होता है और इस प्रकार इसे अधिक विस्तार से देखा जाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। 111 में कह रहा है, ऑटोमोबाइल रेडिएटरों में प्रशीतक के रूप में निम्न यौगिकों में से कौन प्रयुक्त हो सकता है? तो ये जो प्रयुक्त होता है वो होता है ग्लाइकॉल। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ग्लाइकॉल। आगे जो सवाल है वो है रीजनिंग का, इसका आंसर बताते हैं। 112 के ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा इसका, बी। और 113 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। और 114 की बात करें तो 114 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर सी होगा।
और 115 के हो जाएगा, 115 के ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। और 116 की बात करें तो 116 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके बना लीजिएगा। और 117 के आंसर ए हो जाएगा। और 118 देखते हैं, 118 के जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 118 के आंसर। और 119 के आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 120 की बात करें तो 120 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 121 में जो है 121 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 121 के। और 122 की बात करें तो 122 में क्या है, हाँ, किस भारतीय अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये जो भारतीय हैं अभिनेत्री वो हो जाएंगे करीना कपूर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, करीना कपूर। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ का गठन किया था। और 11 दिसंबर को यूनिसेफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। आगे है 123 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने मंगल ग्रह पर खोजे गए गड्ढे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये जो रखा गया है वो रखा गया है देवेंद्र लाल के नाम पर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, देवेंद्र लाल। और आगे सवाल देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान में राजभाषा के संदर्भ में 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई है? कौन सा भाषा नहीं जोड़ा गया है? तो ये हो जाएगा सिंधी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, सिंधी। और मूल संविधान में 14 भाषाएं शामिल था। और 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को, यानी कि नमक याद रखिएगा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और तो फिर उस टाइम में 18 हो गया था टोटल भाषा। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। तो ये सब इतना जोड़ करके सब टोटल अभी भाषा जो है 22 भाषा है, ये याद रखिएगा। आगे सवाल है 125 नंबर में कह रहा है, खाली स्थान के दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान देश में तेज़ी से औद्योगिकीकरण लाने की योजना बनाई गई थी। तो ये जो योजना बनाया गया था वो था भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, दूसरी पंचवर्षीय योजना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 126 नंबर में कह रहा है, नकद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नकद के रूप में कुछ रिजर्व रखने की भी आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे वैधानिक तरलता अनुपात। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर था? तो ये था 75%। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 75%, याद रखिएगा। और 1990 तक भी देश की जनसंख्या जो है वो 65% जनसंख्या कृषि पर निर्भर था 1990 तक, ये याद रखिएगा। और वर्तमान में भारत लगभग 55% जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। अभी वर्तमान में जो है लगभग 55% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है भारत का। और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 51% भाग पर कृषि कार्य होता है, कृषि होता है। आगे सवाल है, क्रोएशिया देश की मुद्रा क्या है? तो क्रोएशिया की बात करें तो ये हो जाएगा यूरो। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, यूरो। और क्रोएशिया देश की मुद्रा पहले खूना था, ये याद रखिएगा। और क्रोएशिया जो है 1 जनवरी 2023 को यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश बन गया है। और क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है। और फिर और कुछ बात करें तो क्रोएशिया यूरोप महादेश में भूमध्य सागर के किनारे स्थित है। आगे सवाल है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 129 नंबर में कह रहा है, संगीत जगत से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती ने मूनवॉक संस्मरण लिखा है। तो ये जो लिखा है वो लिखा है माइकल जैक्सन। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, माइकल जैक्सन। और मूनवॉक वर्ष 1988 में प्रकाशित अमेरिकी संगीत कलाकार माइकल जैक्सन के द्वारा लिखित आत्मकथा है, ये याद रखिएगा।
और पंडित रविशंकर की आत्मकथा का नाम माई लाइफ माई म्यूजिक है, पंडित रविशंकर का। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, अटल बिहारी वाजपेयी। और 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य की बात करें तो 2010 तक में 6 से 14 वर्ष की सभी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना था। और 15 अगस्त 1997 को कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना का प्रारंभ किया था, ये याद रखिएगा। और आगे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर श्रीलंका की प्राचीन राजधानी था? तो ये जो था वो था कैंडी। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, कैंडी। कैंडी शहर दंत मंदिर बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, ये याद रखिएगा। और आगे सवाल देखते हैं क्या है। और श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से भी जाना जाता था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन। और ये हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका द्वीपीय देश है हिंद महासागर में। और इसे इसे पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारतीय प्रायद्वीप से अलग किया जाता है, पाक जलडमरू मध्य के द्वारा। और मुनेश्वर राम मंदिर जो है, मुनेश्वरम मंदिर श्रीलंका में एक हिंदू परिसर है, मुनेश्वरम मंदिर। आगे 132 नंबर में जो है वो मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं। 132 के डी हो जाएगा इसका आंसर। 133 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। और 134 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। और 135 की बात करें तो 135 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 136 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। 137 नंबर में कह रहा है प्रोटोप्लास्ट है, तो प्रोटोप्लास्ट जो है वो हो जाएगा बिना कोशिका भित्ति के एक पादप कोशिका। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, बिना कोशिका भित्ति के एक पादप कोशिका। और एक प्रोटोप्लास्ट एक पौधा जीवाणु या कवक कोशिका है, ये याद रखिएगा। आगे सवाल देखते हैं, मवेशी के गोबर में मीथेन उत्पादन के बाद बचा हुआ अवशेष है, तो ये जो है वो हो जाएगा खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। और मवेशी के गोबर का उपयोग बायोगैस उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और आगे सवाल देखते हैं क्या है। अस्थाई भारी नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से अधिक होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वो है प्रोटॉनों के मध्य स्थिर विद्युत बल प्रतिकर्षणात्मक होता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। और प्रोटॉनों के बीच स्थिर विद्युत बल प्रतिकर्षणात्मक होता है, जो कि नाभिक में अस्थिरता का कारण बनता है। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बड़ा होता है, ये याद रखिएगा। आगे सवाल है, निम्न में से कौन सी एक गैर अपचायक शुगर है? तो ये जो है वो हो जाएगा सुक्रोस। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, सुक्रोस। और सुक्रोस दो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ अपने कार्बोलिक समूहों से जुड़ा होता है और इसे गैर अपचायक होता है, ये याद रखिएगा। 141 नंबर सवाल में जो है वो है रीजनिंग का, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 142 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। और 143 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 143 के आंसर। और 144 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 144 के। और 145 की बात करें तो 145 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 146 में जो है वो हो जाएगा 146 के हो जाएगा 146 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। और 147 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 147 के। और 148 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 149 की बात करें तो 149 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 150 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, ऑप्शन ए। तो ये था बिहार ASO के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर बिहार SSC CGL 4 के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।